हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। मैं मस्त हूँ। आप भी अच्छे ही होंगे, मज़े भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक शुरू करूँगा मैं, उसके लिए पहले आप सभी एक रफ कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाना, ताकि इससे आप दो चीज़ सीखोगे। एक तो सीखोगे क्वेश्चन करना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक साथ में आप सभी जो है वो टॉपिक भी सीख जाओगे। ठीक है, दोनों चीज़ सीख जाओगे, टॉपिक भी, थ्योरी भी, प्रिंसिपल भी, डेरिवेशन भी, और सब चीज़ सीख जाओगे मतलब। तो इसलिए नया तरीका अप्लाई करने सोच रहा हूँ, उससे करके देखते हैं। रफ कॉपी ले लेना, पेज ले लेना, पेन ले लेना। पहले आप क्या करो, एक पतंग जैसी, मतलब कभी कुछ नहीं करना, मैं जो कहूँ तब करना है। देखो, आपको एक पतंग की जैसी, काइट, KITE, काइट, काइट मतलब पतंग, तो काइट की जैसी स्ट्रक्चर आपको पता होगी। इस तरह से शू शू ऐसे होती है ना, ये दिखाऊं, देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसकी स्ट्रक्चर है? काइट, काइट मतलब पतंग। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर काइट की है, इस तरह से, इस तरह से है ना, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो अब क्या है, इस काइट की जैसी स्ट्रक्चर में कितनी लाइन है? 4 लाइन। 1 2 3 4 लाइन है। इन चारों लाइन में मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चारों लाइन में क्या मान के चलते हैं, क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस को हिंदी भाषा में कहा जाता है प्रतिरोध। ठीक, तो मान के चलो प्रतिरोध टक 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 लगा हुआ है। जैसे इसको डायग्राम आप कैसे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे? श्यूं चुस 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 चुस, फिर चुस 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 चुस, फिर चुस 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 चुस, फिर चुस 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 चुस। दिखाता हूँ, ये देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी पे। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ऐसा अपने को स्ट्रक्चर बनाना है एक। ठीक, तो आप बनाओ ये स्ट्रक्चर, सब बच्चे बनाइए, जिसमें काइट जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, और इस काइट जैसी स्ट्रक्चर में हर साइड पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। चलो भोले भाले बच्चे बताओ, इसमें कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं इसमें? 4 रेजिस्टेंस। ठीक, अब इन 4 रेजिस्टेंस के नाम दे दिया मैंने। एक का नाम दिया मान लो P, फिर Q, फिर R, फिर S। PQRS, तो PQRS नाम दे दिया। क्यों बच्चा सोच सर PQRS क्यों दिया, XYZ ABCD क्यों नहीं दिया? मेरी मर्जी, आपको भी देना पड़ेगा PQRS। तो सभी बच्चे इसको PQRS नाम दे। ध्यान रखिए, ये जो मैं जो करवा रहा हूँ, इससे 2 चीज़ों का लिंक है। पहली चीज़ कौन सी है? पहली चीज का लिंक है इससे कि हम सीखेंगे एक टॉपिक नया, बहुत ही पूरा टॉपिक सीख लेंगे, बड़ा पूरा, जो आज का लेक्चर हो जाएगा अपना पूरा। और फिर उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो आप सभी ने बना लिया होगा डायग्राम, ये ऐसे वाला, और रेजिस्टेंस जो हैं वो आपने लगा दिए, और नाम लिख दिया आपने PQR और S। ठीक, अब यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, डायगोनल वाली जो जगह है, बीच वाली डायगोनल विकर्ण वाली जो जगह है, वहाँ एक गैल्वेनोमीटर और एक की जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर और एक की, धारमापी और एक कुंजी। कैसे? ऐसे, ऐसे जोड़ दो, जोड़ो डायग्राम की तरह जोड़ो। ठीक, गैल्वेनोमीटर एक की। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को चेक करने के काम आती है। तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर? जो करंट को चेक करने के काम आती है। पसीना आ गया, कोई बात नहीं, गर्मी है क्या? क्या पंखा बंद रखना पड़ता है अभी, तो फिर उसकी आवाज आती है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या काम करती है? जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करती है। हिंदी मीडियम वाले समझ गए ना, धारा को चेक करने का काम करती है। ठीक, कैसे? गैल्वेनोमीटर में एक सुई होती है। क्या होती है? एक सुई। अब जैसे मान लो करंट गया इधर, तो सुई हो जाएगी इधर, ऐसे। ठीक, सुई होती है ऐसे। करंट गया इधर, तो ये सुई ऐसे हो जाएगी। करंट गया उधर, तो ये सुई ऐसे हो जाएगी। करंट कहीं नहीं गया, करंट है ही नहीं, तो ये सुई ऐसे रहेगी। आई बात समझ में? गैल्वेनोमीटर में क्या होती है? एक निडिल,
और ये निडल डिफ्लेक्ट होके, जैसे मान लो ये निडल है, ये निडल डिफ्लेक्ट होके क्या बताएगी करंट डायरेक्शन को, कि अगर करंट उधर जा रहा है तो निडल ऐसे, उधर जा रहा है तो ऐसे, कहीं नहीं जा रहा तो ऐसे, मतलब ऐसे कैसे रहेगी। तो निडल करंट की डायरेक्शन को बताती है। करंट गया उधर, निडल हुई उधर, करंट गया उधर, निडल हुई उधर, करंट कहीं नहीं गया, करंट नहीं फ्लो रहा, तो निडल ऐसे कैसे, ठीक। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है तो इसको बोलते हैं जीरो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप। क्या बोलते हैं इसको? जीरो डिफ्लेक्शन, शून्य विक्षेप, ठीक। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसको हमने किससे लिखा है? जी फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मतलब धारा विक्षेप, धारामापी, ठीक। अब एक की लगी हुई है, की केस लगी की ऐसे, फिर ऐसे से होगा, अजीब से हो रहा है, मतलब ऐसे इस लाइन से टेढ़ी सी है। ये की दिखाने का एक नया तरीका होता है, सिंपल सा है। पसीने बहुत आगे, देखो कैसे की दिखाने का तरीका कैसे, मतलब ये ऐसे खुला हुआ है, मतलब कि करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे कर देंगे इसको, करंट फ्लो हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है बात। अब इसमें और समझते हैं अपन आगे, और क्या समझेंगे इसमें आगे अपन, कि मैंने क्या किया, इसमें बाहर की तरफ इसमें अपन लगा देंगे, एक सेल लगा दो, एक बैटरी लगा दो, और एक और की लगा दो। बाहर की तरफ एक सेल, एक बैटरी, एक की। किस तरह से देखो, दिखाता हूँ, इस तरह से दिख गया डायग्राम। तो इस तरह से लगाना अपने को, एक सेल लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक क्या लगी हुई है, की लगी हुई है, ठीक। सेल का काम तो क्या है, सेल का काम तो होता है जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बनाना, इससे करंट फ्लो हो जाएगा बाद में, ठीक। और की ओपन क्लोज करने काम आएगी, तो ये भी की वही है। तो दो की हो गई टोटल मिला के, एक तो K1 की और एक K2 की, ठीक है ना। तो K1 K2 दो की हो गई। तो इसमें अब तक आपको जो दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है डायग्राम, ये पूरा डायग्राम आप रफ को भी बना लो। अभी ये पूरा डायग्राम सब बच्चे रफ में बना लेंगे। क्या क्या डायग्राम है, इस तरह से दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे रखना, प्रतिरोध, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखते जाओ, दिक्कत नहीं हो। ताकि दो रेजिस्टेंस इस तरह जुड़े हुए हैं, दो रेजिस्टेंस इस तरह जुड़े हुए हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, एक की भी जुड़ी हुई है, और बाहर की तरफ एक सेल जुड़ा हुआ है और एक की जुड़ी हुई है। यही सब चीज़ें हैं, ठीक। अब इस चीज़ का रोल क्या होता है, इस पूरे सेटअप का जो रोल है वो ये होता है, ये जो पूरा सर्किट बना, ये जो पूरा परिपथ बना, इस पूरे परिपथ का, इस पूरे सर्किट का रोल ये होता है बेटा, कि ये जो चार रेजिस्टेंस हैं, PQRS, क्या है PQRS, जो ये चार रेजिस्टेंस हैं, इन चार रेजिस्टेंस में से तीन रेजिस्टेंस आपको पता होंगे। क्वेश्चन में इन चार रेजिस्टेंस में से तीन रेजिस्टेंस आपको पता होंगे, और आपको चौथा रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। चार में से कितने पता होंगे, तीन पता होंगे, और चौथा निकालना पड़ेगा, क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है बात। और कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि ये जो पूरा जो सर्किट होता है, इस पूरे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसका एक फॉर्मूला आता है कि ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला। यानी कि मैं सिंपल कह सकता हूँ कि आप खुद सोच के देखो ना, आपने डायग्राम बना लिया ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे दो हैं, ऐसे दो हैं, तो ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला, ऐसे होगा। तो जो भी आपने नाम दिया है, सारे आपने PQRS नाम दिया है, तो P अपॉन क्या बनेगा, P अपॉन R इक्वल कितना, Q अपॉन S, या इसको आप ये भी लिख सकते हो P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। इतनी बात समझ में आई। तो सब बच्चे क्या करना, ये डायग्राम तो बना ही लिया, अब इस डायग्राम के नीचे लिख देना कि P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। किसी बच्चे को भी इस फॉर्मूले में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो बेटा, अभी आप सीख रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी आपको जैसे बताऊँ वैसे चलते जाना है। जब आप पूरा लेक्चर देख लोगे ना, तो आप 2-3 बात सीख जाओगे, वैसे कुछ तो बहुत सारी बात सीख जाएंगे। तो उसी में आप सीख जाओगे कहाँ से क्या कैसे आ रहा है, क्या काम आएगा सब। अभी तो आप चलते रहो। डायग्राम बना लिया था अपन ने, डायग्राम दिखाऊँ एक बार, देख लो डायग्राम, एक बार और देख लो डायग्राम, ये देखो दिख गया।
अब इस पर फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, ये फॉर्मूला लिखना है आपको, P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन S। कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन ये। कोई बोलो सर ये अपॉन ये तो इक्वल ये, हमारा तो अलग बन रहा है। अरे अलग नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, जो बन रहा है उसमें देखो, उसको चेंज करके देख लो, मेरा वाला ही आ जाएगा, P अपॉन क्यू इक्वल R अपॉन S। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, बात सेट हो जाएगी। सेट करने का तरीका आना चाहिए, ये नहीं सीधा घबरा जाओ, अरे सर का तो लगा रहा है हमारा, कब घबराओ मत। तो आपको 2 बात सिखा दी मैंने, पूरा सर्किट सीख गए और ये सीख गए, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो 4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बेटा, PQRS, इन 4 PQRS में जनरली हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, इसमें क्या करते हैं, 4 में से 3 पता होते हैं और एक हमको निकालना पड़ता है। 4 में से 3 पता होते हैं और एक हमको निकालना पड़ता है, ठीक। बताता हूँ, देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में पहले क्या करना, नाम लिख देना। कौन से नाम, आपने PQRS लिख दिया होगा, G लिख दिया होगा, K2 लिख दिया होगा, K1 लिख दिया होगा, और सेल का तो क्या लिखोगे आप बच्चे हो, चलो E लिख दो, E फॉर EMF, E लिख दो सेल पे, ठीक है। अब और आप क्या करो, नाम लिख दो ऐसे ABCD, ऐसे ABC नाम लिख दो। दिखाता हूँ मैं, डायग्राम दिखाता हूँ, आप देखो, ये देखो डायग्राम दिख गया, डायग्राम आपको, इस डायग्राम के बेस पे आप नाम लिख दो ABCD, लिख दिया नाम, ठीक। अब आप एक चीज़ देखना, इसमें क्या देखोगे आप, इसमें डायग्राम देख लो एक तो आप, ठीक। हाँ आप ये देखो, इसमें सेल जिस साइड में कनेक्टेड है, सेल जिस भुजा पे कनेक्टेड है, क्या नाम है इस भुजा का, इसको नाम दूंगा मैं AC। क्या नाम दूंगा, AC। देखो A से C, A से C देख लो ना, AC। तो ये AC पर सेल कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं AC आर्म। क्या बोलते हैं इसको, मतलब AC जो ना AC, इस AC को बोलते हैं सेल आर्म। क्या बोलते हैं इसी को, सेल आर्म। हिंदी में बोलते हैं इसको सेल भुजा। AC को कहा जाता है सेल भुजा। क्यों बोलते हैं इसको सेल भुजा, क्योंकि इसमें सेल लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल भुजा, सेल आर्म, ठीक। और बताता हूँ, ये लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसमें इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है BD ना, BD। तो ये इसको बोलते हैं, BD को बोलते हैं अपन गैल्वेनोमीटर आर्म। क्या बोलते हैं BD को, गैल्वेनोमीटर आर्म, गैल्वेनोमीटर भुजा। बात समझ में भाई, BD को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर आर्म, गैल्वेनोमीटर भुजा, ठीक। और समझते हैं आगे। और मान लो PQRS में से जनरली क्या होता है, जनरली S जो है ये अपने को निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है अपने को, S। तो S जो है, इस S को अपन बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं S को, अननोन रेजिस्टेंस, या अननोन आर्म बोल दो। इस आर्म जिसमें S लगा हुआ है, इसको बोल दो अननोन आर्म। हिंदी बोलते हैं इसको अज्ञात भुजा या अज्ञात प्रतिरोध बोल दो। S को बोल देंगे अज्ञात प्रतिरोध और भुजा का नाम हो गया अज्ञात भुजा, ठीक है। अननोन आर्म या रेजिस्टेंस को बोल देंगे अननोन रेजिस्टेंस, लिख दिया इतना। और अब जो ये इधर आपको दिख रहे हैं, ये वाली अपॉन ये वाली, या ये वाली अपॉन ये वाली, मान लो ये दोनों, ये दोनों नहीं, ये दोनों, इन दोनों कहते हैं अपन रेशियो आर्म। अपन ने कहा ना P अपॉन Q, इनको बोलते हैं रेशियो आर्म। क्या बोलते हैं इनको, रेशियो आर्म। इसको और इसको जो भी नाम दे रहे हो आप, नाम वैसे जो मैंने लिखा है वही देना है, मैं दे देता हूँ। इनको बोलते हैं रेशियो आर्म, इसको और इसको। दिख गया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब कुछ आपको। इनको बोलते हैं रेशियो आर्म। रेशियो मतलब होता है अनुपाती भुजा। क्या बोलते हैं इसको, अनुपाती भुजा। और जो R है, जो R दिख रहा है आपको, इस R को कहा जाता है रेजिस्टेंस, सॉरी वेरिएबल आर्म। क्या बोलते हैं इसको अपन, वेरिएबल आर्म। वेरिएबल मतलब होता है परिवर्ती भुजा या परिवर्ती प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस लिख दो आप, लिख दो इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस। लिखते जाओ, जो जो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर वो लिखते जाओ। अरे आप सभी देख रहे हो ना स्क्रीन पे, तो वो लिखते जाओ। इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म, ठीक है। ये सारी बात लिख लिया आपने, ठीक। वेरिएबल बोलते, बता दें मैं, वेरिएबल बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जिसमें सेल जुड़ा उसको बोलते हैं सेल भुजा, सेल आर्म। जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर आर्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो की लगी हुई है K1 K2, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4, जिसमें S वाला जो है, उस S वाले को अपने बोलते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन मतलब होता है अज्ञात प्रतिरोध की, अपने को इसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है बात। और जो बाकी आपको दिख रहे हैं 4, इन बाकी 4 में से जो 2 होते हैं, इन 2 को कहा जाता है रेशियो रेजिस्टेंस, क्योंकि इनका रेशियो निकालते हैं अपन। देखा ना P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, तो यहाँ पे इनको कहते हैं रेशियो रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यू अपने को पता होती है। जबकि तीसरा जो R होता है, ये R जो अपने पास ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू अपन बार बार चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म, वेरिएबल रेजिस्टेंस या परिवर्ती प्रतिरोध। अरे कहानी समझ में आई, वापस बता देता हूँ आपको क्या क्या कहानी है। आप सभी इस डायग्राम को ध्यान से देखें।
इस डायग्राम में आपको ये डायग्राम पूरा बनाना आना चाहिए कि भी काइट की जैसी स्ट्रक्चर है। काइट की स्ट्रक्चर में 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं जिनके नाम PQRS हैं और नाम दे दिया इसका ABCD नाम दे दिया। PQRS रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हिंदी में वाला चीज घबराए नहीं, प्रतिरोध लगे हुए हैं 4, ठीक है। और बाहर की तरफ इस तरह से AC के बीच में लगा हुआ है सेल और की लगी हुई है, इसको बोलते हैं सेल आर्म, सेल भुजा। और एक बीच में लगा हुआ है BD पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर और की, इसको बोलते हैं धारामापी भुजा, गैल्वेनोमीटर आर्म, ठीक। 4 में से अपने को 3 दिए हुए होते हैं, एक केवल निकालनी पड़ती है। फॉर्मूला लगाते हैं अपन P/Q = R/S, फॉर्मूला सर ने बता दिया, ठीक। फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूला भी ध्यान रखना। जो बच्चा मेरे के अनुसार चलेगा वो लास्ट में सीख के निकलेगा, गारंटी है इस बात की। देखते जाना आगे। PQRS में 4 में से 3 अपने को पता होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा जो अपने निकालना पड़ता है, मैंने मान लिया चौथा कौन सा होता है, चौथा जनरली होता है S को बोलते हैं अपन कौन सा, इसको बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, अननोन आर्म, अननोन भुजा, अज्ञात रेजिस्टेंस। जो भी है भुजा है तो अननोन आर्म बोल दिया, अननोन अज्ञात भुजा बोल दिया। प्रतिरोध है तो अननोन रेजिस्टेंस बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध बोल दिया, ठीक। और 2 को बोलते हैं स्कोर, इसको इन दोनों को बोलते हैं रेशो आर्म, अनुपाती भुजा। और R वाला जो होता है इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो अपन बार बार चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब ध्यान समझना, ये जो पूरा सेटअप बनाया मैंने आपको, इसको मैं आगे समझाऊंगा धीरे धीरे आपको क्या कंडीशन है क्या नहीं है। पहले मैं आपको इस पर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। पहले क्या सिखाऊंगा आपको मैं इस पर क्वेश्चन करना, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। अरे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। और लेकिन एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ये, या क्वेश्चन हटाता हूँ एक बार। क्वेश्चन हटाओ, बात सुनो पहले ध्यान से। मेरी बात ये है, मेरी ध्यान से सुनना आप, कि ये जो P/Q = R/S फॉर्मूला है तभी लगता है जब गैल्वेनोमीटर में सुई ऐसे रहे, बिल्कुल। P/Q = R/S फॉर्मूला तभी लगेगा जब गैल्वेनोमीटर में सुई कैसे रहे, ऐसे। ऐसे मतलब क्या बताओ, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट अगर उधर गया तो सुई, इधर गया तो सुई, कहीं नहीं गया तो सुई सीधी। तो जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो, जब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो, जीरो डिफ्लेक्शन हो, कोई करंट नहीं आ रहा हो, ठीक, तब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P/Q = R/S। आई बात समझ में। अब 3 बात लिख के बैठो सब बच्चे, फिर क्वेश्चन कराने शुरू कर रहा हूँ। पहली बात, हर बच्चे का डायग्राम बन जाना चाहिए। कौन सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो दिखा रहा हूँ अब। तो ये डायग्राम सब बच्चे बना लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बात। दूसरी बात, हर बच्चे के सामने ये बात लिखी होनी चाहिए कि कौन कौन सी साइड का नाम क्या क्या है। दिखा देता हूँ, ये नाम है, लिख लो सारी बातें, ठीक। कि एक को बोलते हैं सेल आर्म, ठीक। एक का नाम है रेशो आर्म, अनुपाती भुजा। एक का नाम है गैल्वेनोमीटर आर्म, धारामापी भुजा। एक का नाम है अज्ञात भुजा, अननोन रेजिस्टेंस। एक का नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध। ये सब नाम लिख लो, ठीक है। अब अगली बात, अब लिख लो फॉर्मूला P/Q = R/S। लिख लिया। ये लिख लेना PQRS, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, PQRS क्या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, लिख लिया ये बात। एक बात ये लिख लेना सब बच्चे, अब मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, जो बोल रहा हूँ वो लिखो। P/Q = R/S, ये चलो स्क्रीन पर ध्यान दो, ये लिख लो स्क्रीन वाला, जो स्क्रीन पे आ रहा है कि बेटा P/Q = R/S ये तभी काम करता है जब अपने पास में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो, कि गैल्वेनोमीटर में जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, गैल्वेनोमीटर में जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति होती है, तब अपने पास P/Q किसके इक्वल होता है, R/S के इक्वल होता है। इतनी कहानी सबने लिख ली, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत क्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने कहा सब चीज़ धीरे धीरे आगे हो जाएंगी, इसी लेक्चर में सीखेंगे, आगे नहीं, इसी में पूरा करके भेजूंगा सब कुछ, कोई डाउट इसमें नहीं छोड़ूंगा। जो पूरा देख ले फिर डाउट पूछेगा, बीच में देख के डाउट पूछ रहा है, सीख नहीं पाएगा ना फिर वो। पूरा ध्यान से देखो, इतना समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ध्यान रखना जो बताया मैंने कि सर्किट है, ये सब आपने लिख लिया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से आप, ठीक। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, इस क्वेश्चन में आप देखो, जैसे आपसे कह दे कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, ठीक, और ये वैल्यू आपको दे रखी है सारी, तो आप x की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू। करके देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन क्या है कि ये चित्र दे रखा है आपको, इस फिगर में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताओ।
फॉर्मूला लगाओ, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस, उससे एक्स निकाल लोगे। स्क्रीन पर देखो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कर लोगे ना आराम से। अरे आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और अपन ने फॉर्मूला क्या लगा दिया, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस। पी की वैल्यू पुट करी, देखो क्यू की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, एस की वैल्यू पुट करी। एस निकालना था, एस निकाल दिया अपन ने, एस की जगह एक्स पुट कर दिया, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 था तो अपन ने शुरू कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और समझाता हूँ, ध्यान से देखना। चलो इस क्वेश्चन को भी अगर किसी को नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ जीरो से कहानी क्या है। ये बेटा जो मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई, ये आप सभी को मैंने जो कंडीशन सिखाई, गैल्वेनोमीटर का मतलब सबको बताया ना क्या है। गैल्वेनोमीटर का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में एक निडल होती है इस तरह की, ये मान लो निडल है। गैल्वेनोमीटर इस तरह क्या होती है, एक निडल होती है, और निडल क्या करती है, ये निडल करंट को बताती है कि करंट अगर इधर गया तो निडल इधर हो जाएगी, उधर गया तो उधर हो जाएगी, और सीधे है तो इसका निडल सीधे मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है ना बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में जो है वो करंट का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है बात। आगे चलते हैं। ये जो मैंने आप सभी को कंडीशन सिखाई है, ये कंडीशन, ये जो सर्किट बनाया गया है, ये जो काइट जैसी स्ट्रक्चर ली गई है, ये जो बुझाओं के नाम दिए गए हैं, साइड के नाम दिए गए हैं, ये जो फॉर्मूला बताया गया है, ये सब चीज़ें मेरे से पहले एक साइंटिस्ट था उसने की थी। और बेटा उस साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन। क्या नाम साइंटिस्ट का, व्हीटस्टोन। इसलिए इस सर्किट को कहते हैं व्हीटस्टोन सर्किट। हिंदी में कहते हैं इसको बेटा व्हीटस्टोन परिपथ। आ रही बात समझ में। व्हीटस्टोन परिपथ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। आई बात समझ में। तो ये हेडिंग है अपनी आज की कि व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हेडिंग है अपनी, ठीक। कि व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था बहुत बड़ा, और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने एक काम किया, और उस काम में उसने क्या किया, उसने 4 रेजिस्टेंस, 4 प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट बनाया। व्हीटस्टोन नाम के एक साइंटिस्ट ने 4 रेजिस्टेंस, 4 प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट बनाया। और ये जो अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट का काम ये था कि 4 में से 3 रेजिस्टेंस आपको दिए जाएंगे और चौथा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। और इस चौथे को, इस 4th रेजिस्टेंस, इस चौथे प्रतिरोध का मान निकालने का इसका काम था। और इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरे सर्किट को, इस पूरे परिपथ को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। अरे कहानी समझ में आई? क्या कहानी है? अब सब बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, और इस व्हीटस्टोन साइंटिस्ट ने 4 रेजिस्टेंस के बारे में, देखो पहले मैं अब केवल इंग्लिश में बोलता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। व्हीटस्टोन एक फेमस साइंटिस्ट था जिसने 4 रेजिस्टेंस की एक ऐसी अरेंजमेंट बनाई जिसका यूज़ हम करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने में, ठीक है ना बात। और इस पूरी अरेंजमेंट को, इस पूरे सर्किट को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हिंदी में वाला बच्चे सुनिए, व्हीटस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक था, और इस वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधों का एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, एक ऐसा संयोजन किया कि इस संयोजन का उपयोग हम करते हैं किसमें, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में करते हैं, ठीक। और ये जो परिपथ था, ये जो व्यवस्था थी, ये जो संयोजन था, इसी को क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। जैसे मान लो आपको कहा जाए कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस की, इस प्रतिरोध की वैल्यू बताओ कितने ओम का है ये, तो कैसे बता सकते हैं? व्हीटस्टोन ने जो व्यवस्था बनाई, व्हीटस्टोन ने जो अरेंजमेंट बनाया, उस अरेंजमेंट से हम इस चौथे वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना बात।
आई बात समझ में? तो मैंने जो शुरू में आपको वो काइट जैसी स्ट्रक्चर बनवाई थी, वो जो पूरा अरेंजमेंट बनवाया था, वो पूरा अरेंजमेंट आपको याद रखना है। वो पूरा अरेंजमेंट किसका था? वो पूरा अरेंजमेंट था व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट का। ठीक, अब हम धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं और समझते हम क्या लिखते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो सबसे पहले सब बच्चे हेडिंग डालते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। डालो हेडिंग डालो, सब बच्चे हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज। गर्मी बेटा बहुत भयानक हो रही है, मतलब पंखा चला रखा बिजली ज़्यादा लग रही है। सब बच्चे हेडिंग डालिए व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। डाल दी हेडिंग। इसमें लिखिए दोनों बच्चे, पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए। स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है उनको आराम से, स्क्रीन पे लिखा दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। मतलब ध्यान रखना, व्हीटस्टोन एक फेमस साइंटिस्ट था जिसने 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बात। और इस अरेंजमेंट को, इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। फटाफट लिखो इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, लिख लिया होगा सबने। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का थोड़ी देर में लेके आ रहा हूँ। लिख लिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने और हिंदी मीडियम वाले बच्चों? सब ठीक ठाक, बढ़िया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, अब लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो कि व्हीटस्टोन एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन सेतु। लिख लो फटाफट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख लिया। चलो आगे देखते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा व्यवस्था क्या थी। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम देख पा रहे हैं आप? ये व्यवस्था थी, ये अरेंजमेंट था। तो व्हीटस्टोन ने क्या व्यवस्था की थी? क्या व्यवस्था की थी? ये व्यवस्था की थी व्हीटस्टोन ने। और ये व्यवस्था किसके लिए की थी? ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट इस बात के लिए था कि जब किसी को अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू निकालना हो तो इसमें लगा दे, सेट कर दे, निकल जाएगा वैल्यू। ठीक, थोड़ी देर में सिखाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? वो जो फॉर्मूला आया था ना, वो भी सीखेंगे अभी अपन धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, देखते हैं आगे। ये व्यवस्था पूरी लग गई आपको? तो ये डायग्राम बना लेना अकॉर्डिंग टू फिगर लिख के, तो लिख के दिखाऊं? स्क्रीन देख लो आराम से, स्क्रीन पर आ गया ना स्क्रीन पे। अब तो ये बनाओ कंप्लीट, बनाओ 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 कंप्लीट, ये बनाओ होगा। अब इसमें लिखो, ये आगे लिखो, ये लिखो सब बच्चे की PQRS। PQRS यहाँ क्या है? 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 प्रतिरोध हैं। ये लिख लो PQRS 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 प्रतिरोध हैं। किसकी व्यवस्था पढ़ रहे हैं अपन? व्हीटस्टोन की। क्या नाम है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सर्किट बोल सकते हैं इसको। ठीक, व्हीटस्टोन कौन था? एक साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा था, प्यारा था। ठीक, आगे पढ़ें, इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। तो देखिए अब ये लिख लीजिए, लिख लिया आपने PQRS। PQRS क्या है? 4 रेजिस्टेंस। अब लिख लो S लिख लो। S क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, अज्ञात प्रतिरोध। लिखो फटाफट, S लिख लो, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस क्या होता है? कि वह रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है उसको व्हीटस्टोन ने कौन से सिंबल से बताया? S सिंबल से बताया। हम किससे ले सकते हैं? अरे हम तो कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा अच्छा लगता है। बेचारे ने लिया था PQRS, सही बात है। पैसे लग रहे हैं। बाकी जो शैतान होते हैं, जो बेचारे ज़्यादा भोले होते हैं, वो तो सर हम तो ABCD लेंगे, तो ABCD ले भी, कुछ भी ले ले। बस ध्यान रखना, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला, ऊपर नीचे का मामला सेट करना है अपने को। ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक, अब नाम से कुछ भी दो, ABCD PQRS XYZ जो भी दे रहे हो नाम। ठीक है, बस ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक है, बाकी अब कोई सर ये वाला अपॉन ये वाला कैसे कर लो, ध्यान तो मेरे तो ऐसे याद रहती है, ऊपर का अपॉन नीचे का, फिर इधर वाला ऊपर का अपॉन नीचे का, पहले इसका ऊपर नीचे फिर इसका ऊपर नीचे, ऐसे याद कर लो, इजी याद रहेगा। आगे आएगा फॉर्मूला भी। ठीक, लिख लिया ये? आगे देखते हैं। अब आप लिख लो बेटा AB और BC के बारे में। लिखो, स्क्रीन पे आ गया ना आपके पे? AB और BC क्या क्या है? AB और BC बताओ। AB और BC लिख दो, रेशो आर्म। क्या लिखोगे बेटा? रेशो मतलब क्या? रेशो आर्म मतलब है अनुपाती भुजा।
इसका मतलब क्या है बेटा, अनुपाती भुजा। लिख लिया। अब लिख लो बेटा सी डी और बी डी के बारे में। सी डी बी डी, सी डी बी डी। सी डी क्या है, सी डी बोलो, लिख लो, सी डी लिख लो। ए बी बी सी थी रेशो आर्म, ठीक। सी डी है वेरिएबल आर्म, नहीं सी डी कौन सी है, सी डी है अननोन आर्म। सी डी कौन सी है, अननोन आर्म। सी डी है अननोन आर्म, अननोन ही तो सी डी। डायग्राम देख लेना, डायग्राम बना रखा है ना आपने यार, समझा दिया मैंने सब, अब तो इजी इजी सा। सी डी अननोन, जरा जिसमें अननोन रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं अननोन आर्म। अज्ञात लगाया तो अज्ञात भुजा बोल दिया उसको, सेल लगाया सेल भुजा बोल देंगे उसको, ठीक। लिख लो फटाफट, अगला लिख लो। स्क्रीन पे आपकी सब लिखा रहा है बेटा, मेरी स्क्रीन भी पे सब आ रहा है, आप देखते जाओ अपने पे। बीडी कौन सी है, बीडी है गैल्वेनोमीटर आर्म। बीडी कौन सी है बेटा, बीडी है गैल्वेनोमीटर आर्म। लिख लो बीडी गैल्वेनोमीटर आर्म, धारा में भी भुजा। आर लिख लो, आर, आर क्या है, आर है स्टैंडर्ड आर्म। आर क्या है बेटा, आर है स्टैंडर्ड आर्म। आर लिख लो स्टैंडर्ड आर्म, ठीक। एसी लिख लो, एसी सेल आर्म। स्टैंडर्ड आर्म कौन सी होती है, स्टैंडर्ड आर्म का मतलब होता है कि वो आर्म, वो भुजा जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसमें परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ है, ऐसा प्रतिरोध लगा हुआ है, ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू को हम अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक। पी क्यू जो फिक्स है, वैल्यू अपने को पता है। आर वो है जिसकी वैल्यू को अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एस जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अरे चारों समझा रहा हूँ, ढंग समझना, चारों चार हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू कौन से हैं, पी क्यू हैं वो दो जिनकी वैल्यू अपने को बता रखी है, कितनी है, फिक्स है। आर वो है जिसकी वैल्यू मन में जितनी लगाऊंगा, लेकिन पता तो होगी मेरे को, कितनी लगाई, 10 लगाई, मेरे को पता है 10, 20 लगाई 20, 10,000 लगाई तो मेरे को पता है, जितने लगाऊँ पता है। तो वेरिएबल आर्म, स्टैंडर्ड आर्म बोलते हैं उसको। और एस अननोन, अज्ञात, जिसको मेरे को निकालना है। लिख लिया इतना, ठीक। अब हेडिंग डालो, नहीं ये हो गई बेटा कंस्ट्रक्शन पूरी, ठीक। इतना काम खत्म। अब अपन सीखेंगे वो वाली बात, कौन सी वाली बात, पी अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस वाली बात, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सब बच्चे, हेडिंग आपके सामने बोर्ड पे आ गई। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन ऑफ बैलेंस। हेडिंग सब बच्चों के सामने आ गई बोर्ड पे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड कंडीशन ऑफ बैलेंस, डाल दी हेडिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डालिए इसमें, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व संतुलन अवस्था। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व संतुलन अवस्था, डालो हेडिंग, डालो हेडिंग, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत व संतुलन अवस्था। पढ़ाई क्या करो घर बैठ के, हाँ ऐसे नहीं है, बड़ी मेहनत हो रही है यहाँ पे, पंखे के बिना बैठना पड़ा इतनी गर्मी में भी। डाल दी हेडिंग, देखो क्या होती है। आपको मैंने शुरू में बताया था कि P अपॉन क्यू इक्वल आर अपॉन एस, ये फॉर्मूला तब लगता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो। गैल्वेनोमीटर की बात मैंने बता दी। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है वो मशीन जो करंट की डायरेक्शन बताएगी, करंट की प्रेजेंस बताएगी, धारा की उपस्थिति बताएगी, धारा की दिशा बताएगी। करंट जा रहा है उधर तो ये सुई उधर हो जाएगी, करंट जा रहा है उधर तो ये सुई उधर हो जाएगी, करंट नहीं आ रहा तो सुई ऐसे रहेगी। तो जब गैल्वेनोमीटर में सुई ऐसे होती है, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप, नल डिफ्लेक्शन, की कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, और इसका मतलब होता है इसमें कोई करंट नहीं हुआ, और इसी को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। समझ गए बात। जब गैल्वेनोमीटर की इस आर्म में, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सीधी होती है, G4 गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, कोई विक्षेप नहीं होता है, तो इसे क्या कहा, इसे कहा जाता है बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था। लिखो, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिए, हेडिंग आ गई उसके सामने थोड़ी आ गई, हिंदी मीडियम बच्चे स्क्रीन पे लिखिए। जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आ रहा हो, ठीक है, और कोई विक्षेप कब नहीं आएगा, जब उसमें कोई धारा नहीं आ रही हो, कोई धारा नहीं, कोई विक्षेप नहीं, तो इसे कहते हैं संतुलन अवस्था। किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की, ठीक। ये लिख लो। किसने बताया सारी बात, व्हीटस्टोन ने बताई थी। हम तो ये प्रूफ कर देंगे P अपन क्यू आर अपन एस कहाँ से है, ये प्रूफ करूंगा मैं आपको, चिंता मत करो, टेंशन मतलब क्वेश्चन करूंगा बहुत सारे फिर, ठीक। लिख लिया इतना, अरे लिख लिया हिंदी वाले बच्चों ने, सीख गए वो हिंदी वाले बच्चे।
कि जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो उसको बोलते हैं शून्य विक्षेप, संतुलन अवस्था। क्या बोलते हैं उसको? संतुलन अवस्था। लिखो इंग्लिश मीडियम के प्यारे प्यारे होनहार विद्यार्थी, लिखिए अब। आंग्ल भाषी लिखिए, इंग्लिश मीडियम बच्चे लिखिए। क्या लिखोगे? लिख लो, स्क्रीन पे आ गया ना, कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, उसकी सुई बिल्कुल सीधी हो, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? कोई करंट उसमें नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। अरे ऐसे देखना पड़ता है, अभी प्रैक्टिकल मशीन होती है पूरी गैल्वेनोमीटर, अब वो सर्किट होता है, देखते हैं सुई हिली कि नहीं हिली, ऐसे देखना पड़ता है आंखों से। सुई सीधी है, डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, सुई सीधी है तो लगेगा फॉर्मूला P/Q/R/S। कितनी उंगलियाँ हैं? कितनी है बताओ? 1 की 2 दिख गई। कितनी है? 1 की 2, 2 हैं। अब कितनी है? 1 है। अब 2, कोई नहीं, छोड़ो। तो जो सुई देखनी पड़ती है सर्किट में, ध्यान रखना ऐसे। अरे आपके ये सब बताता हूँ, देखो एक बात ये है ना, अब इस चैप्टर में आपको मैं 3 चीज़ सिखाऊंगा। कौन कौन सी? एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, एक सिखाऊंगा मीटर ब्रिज, एक सिखाऊंगा पोटेंशियोमीटर। 3 चीज़ सिखाऊंगा, 3 चीज़, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ठीक। ये तीनों चीज़ क्या है, 12th के प्रैक्टिकल में आती हैं। प्रैक्टिकल में करने को मिलती, सब मशीनें होती हैं अलग अलग जुगाड़ू टाइप, अपने कोचिंग में भी रखी हैं। सिखाएंगे आपको जब टाइम मिलेगा तब, लॉकडाउन के बाद कोई किस्मत में हुई तो आपके, हमारे भी सिखाना हुआ तो सिखाएंगे आपको। तो वो मशीनें, उसमें ऐसे देखना पड़ता है, उसमें गैलोमीटर होता है, देखना पड़ता है कि फॉर्मूला P/Q/R/S कब लगेगा। अरे ये अपॉन ये इक्वल ये अपॉन कब लगेगा? सुई देखते रहो ऐसे अपनी आंखों से, सुई सीधी तब लगेगा, सुई हिल रही है नहीं लगेगा। और हाँ, सुई सीधी कब रहेगी? ये नहीं सीधे रखने, करंट नहीं चलाया, उस पूरे सर्किट में करंट भेजो, उसमें करंट भेजो, और करंट भेजने के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनाओ कि सुई सीधी रहे। ये नहीं कोई तार ही काट दे, सर तार कट गया, करंट नहीं आ रहा, सीधी रहेगी सुई, ऐसे तो गैल्वेनोमीटर बना रखा, सीधी रहेगी सुई। कब लगेगा फॉर्मूला अपने पास में? जब करंट अपन ने स्विच ऑन कर दिया, पूरा सर्किट जो आपको दिखाया ना मैंने, जो चित्र दिख रहा है आपको, ऐसा होना चाहिए। K1 K2 दोनों की बंद होनी चाहिए, दोनों की क्या होनी चाहिए? बंद। और दोनों की बंद होने के बाद फिर अपने पास उसमें 0 होना चाहिए डिफ्लेक्शन, तब लगता है। ये नहीं कि करंट नहीं आ रहा, परिपथ खराब पड़ा है आपका, तब करंट, ऐसे नहीं, पूरा सब सेट होना चाहिए। लिख लिया इतना। अब देखते हैं आगे, एक डेफिनेशन और सिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। गैल्वेनोमीटर आर्म, क्या नाम है इसका? BD। तो ये BD जो है, इसमें किसमें? अरे इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन कब आएगा? ये समझ रहे हो? नल डिफ्लेक्शन मतलब नल, NULL डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन स्पेलिंग आती है वो DEFLECTION। नल डिफ्लेक्शन मतलब शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप मतलब कि सुई सीधी रहना। ये कब रहेगी? जब इस साइड में BD में करंट नहीं आएगा। और आपको पता है ना, करंट आता है विभवांतर के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। करंट क्यों आता है? विभवांतर। अरे करंट आता है ना उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ आता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जब विभवांतर होता है तो ही करंट आता है, और इसमें करंट ही नहीं आया, मतलब विभवांतर नहीं है। तो विभवांतर कितना है? 0। विभवांतर नहीं, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब मेरे पास पैसे कितने हैं? 0। अरे बात समझ में? मेरे पास रुपये नहीं है अभी, इसका मतलब क्या है? मेरे पास पैसे कितने हैं? 0। अरे समझ में? यानी कहने का मतलब कि अगर इस साइड में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में क्या है? करंट नहीं आ रहा। और करंट कब नहीं आएगा? जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, विभवांतर 0 हो, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर की आर्म यानी इस भुजा के सिरों पर विभवांतर 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं अपन क्या? बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था, ठीक है। बात लिख लो, ये बात भी लिख लो, हिंदी में बच्चे लिख लो पहले, कि जब विभवांतर 0 हो, लिख लो, इसी में आ गई ना, विभवांतर 0 होना चाहिए, इसको बोलते हैं संतुलन अवस्था। लिख लो फटाफट। और एक बात ध्यान रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा? जब यहाँ का 5 तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, अरे वहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यानी कि जब B का पोटेंशियल, B का विभव D के विभव के इक्वल हो। जब B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल के इक्वल हो, B का विभव D के विभव के बराबर हो, तभी विभवांतर 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और तभी करंट नहीं आएगा, ठीक है ना। बात दोनों बात समान ही है, आगे समझ में? लिख लो, इंग्लिश वाला बच्चे लिख लो, आगे स्क्रीन पे उनकी बात भी।
इतना लिख लो भी फटाफट फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे अपन। हाँ भाई ध्यान देना, व्हीटस्टोन ब्रिज बताया मैंने अभी आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है। इस तरह से ब्रिज बना हुआ है, पहले दो इस तरह से है, दो इस तरह से है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ लगा है और यहाँ लगा है। ध्यान देना बोर्ड पे कंडीशन इस तरह से है, डायग्राम जो है वो इस तरह बना हुआ है, दिमाग से पहला ही चल नहीं रहा, ये देखो इस तरह से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ऐसे सा डायग्राम ना दिखता रहा तो तुमको, इस तरह डायग्राम था अपना, ठीक। और अच्छा बना देता हूँ, देख लो तो एक बार मैं इसको और अच्छा बना देता हूँ, देख लो ध्यान से, लाइट डालने अच्छा दिख रहा है, देखो किस तरह का, इस तरह कंडीशन है। पहले तो जो एक काइट बन जाएगी इस तरह से, ऐसे 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 फिर ऐसे, ये बन जाएगी एक काइट, ठीक। क्या बन ये काइट, पता नहीं अच्छा भी आ रहा है नहीं आ रहा है अपने मोबाइल में, हाँ ठीक। और फिर बीच में यहाँ लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये ये देखो यहाँ लगा है रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक। नाम देखते हैं, नाम क्या क्या है, एक का नाम P, फिर Q, फिर R, फिर S, ठीक। बीच वाले में क्या लगा है, बीच वाले में लगा है एक अपने पास में गैल्वेनोमीटर और एक की, देखो किस तरह से, इस तरह से, यहाँ लगा है अपने पास में एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ लगा है अपने पास में एक की, ठीक की। और यहाँ अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, एक सेल जुड़ा हुआ है और एक बैटरी है, बैटरी थी सेल नहीं, बैटरी है ये, और ये की हुई है, सेल जोड़ो बैटरी जोड़ो कुछ जोड़ो बस कुछ तो जोड़ो, ऐसे जो है वो खेल चल रहा है। पॉइंट्स के नाम लिख देता हूं मैं, पॉइंट्स के नाम एक बार वापस से बना देता हूं, ये पता नहीं किस तरह से बन गया, देखो इस तरह से खपाखप और ये इस तरह से, ठीक। ये प्लस, ये माइनस, ये K1, ये K2 और पॉइंट के नाम ये A B C D, ठीक। मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर में जो है वो अपने को डिफ्लेक्शन देखना पड़ता है कि अगर ऐसे हुआ करंट इधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर होगा, करंट उधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उधर होगा, करंट कहीं नहीं जा डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। गैल्वेनोमीटर में जब करंट फ्लो नहीं होता है तो डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है और इसे नल डिफ्लेक्शन कंडीशन कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति, ठीक। अब आप लोग ध्यान से इस डायग्राम को देखो, दिख तो रहा है ना, हाँ। और इससे पहले बता रखा डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं, समझना ही है, जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है स्क्रीन पे। तो इस डायग्राम को देख के आप लोग ये बताओ कि क्या इसमें ये सुई इसकी हिलेगी, क्या गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी या स्थिर रहेगी, बताओ, सोचो 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 और बताओ कि क्या इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी या किधर हिलेगी, उधर हिलेगी, उधर हिलेगी कि सीधी रहेगी। तो ध्यान रखना इसमें गैल्वेनोमीटर में इसकी सुई रहेगी बिल्कुल सीधी, कैसी रहेगी, सीधी। क्यों, अरे क्योंकि अपन ने स्विच ऑन ही नहीं किए, स्विच ऑन नहीं किए, देखो टूटा हुआ है सर्किट, ओपन सर्किट है, करंट आएगा ही नहीं और करंट ही नहीं आएगा तो सुई भी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है बात। और समझते हैं अब इसमें क्या है, अब पहले की ऑन करते हैं। देखो पहले मैंने इस K1 की को प्रेस किया, K1 को प्रेस किया, ठीक।
और K1 प्रेस करूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस K1 की को प्रेस करूंगा तो K1 की को प्रेस करते ही, दबाते ही इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ही मैं इस K2 को प्रेस करूंगा, लेकिन हाँ ध्यान ना, K1 को प्रेस करूंगा तो क्या होगा, करंट बैटरी के प्लस से चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर इधर आ जाएगा, लेकिन इस गैल्वेनोमीटर वाली साइड में करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों फ्लो नहीं होगा करंट? क्योंकि इसकी की ओपन है ना, इसकी को की ओपन है, तो इसमें करंट कैसे जाएगा? तो इसकी की को बंद करो तभी उसमें करंट जाएगा, तो इसकी की को बंद करो, इसको भी प्रेस कर दिया। इस ये जो K2 की है, इस K2 को भी प्रेस कर दिया, तो K1 को भी दबाया, K1 को भी दबाया, K2 को भी दबाया, और दबाने से क्या हुआ, करंट का फ्लो हुआ। ठीक, अब देखते हैं करंट कैसे फ्लो हुआ। ठीक, देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रूफ करूंगा वो P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। क्या प्रूफ करूंगा मैं? P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S कहां से आया वो मैं प्रूफ करूंगा। ठीक, देखते हैं। देखो यहां से मान लो करंट निकला I, बैटरी के प्लस से कितना करंट निकला, मान लो I करंट निकला, बैटरी के प्लस से कितना करंट निकला, मान लो I, और यहाँ से I करंट निकला तो ऊपर गया I, और जैसे I A पे पहुंचा तो इस I को डिवाइड होना पड़ेगा, थोड़ा सा जाएगा ऊपर, थोड़ा सा जाएगा नीचे। ठीक, तो कुछ गया ऊपर, मान लो ऊपर गया कितना, I1, मान लो ऊपर कितना गया बेटा, I1, और नीचे गया मान लो कितना, I2, नीचे कितना गया मान लो, I2। ठीक, अब देखो I1 वहां गया, I2 यहाँ गया। अब देखो I1 I2 जाने के बाद अब B पे जाके I1 डिवाइड होगा, जैसे ही B पे पहुंचेगा तो I1 क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इस I1 का मान लो कुछ हिस्सा यहाँ चला गया, कितना, IG, I मतलब करंट, G मतलब गैल्वेनोमीटर में, कुछ करंट चला गया बेटा, IG मतलब गैल्वेनोमीटर में चला गया। ठीक, अब कुछ बचा हुआ कहां जाए, कुछ बचा हुआ उधर जाएगा, कितना, मान लो उधर गया I3, कितना गया मान लो इधर I3, ध्यान रखना बेटा ये I3 कितना होगा, I1 जा रहा था, I1 में से थोड़ा सा IG इधर चला गया तो उधर कितना गया I3, और ये I3 किसके इक्वल होगा बेटा, I1 माइनस IG के, ये I3 किसके इक्वल होगा बेटा, I1 माइनस IG। क्यों? क्योंकि ये I1 ही कुछ इधर गया है IG, बचा कितना, I1 माइनस IG, इसमें किससे लिख दिया I3। ऐसा खेल आप यहाँ भी खेल सकते हैं, मैंने नहीं खेला, मैंने वही खेला ऐसा खेल। ठीक, अब देखो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर I2 इधर जाएगा डिवाइड होगी, नहीं बेटा, I2 इधर से आएगा, IG उधर से आएगा, I2 इधर से आएगा, IG उधर से आएगा, और दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद यहाँ बनेगा करंट I4, जिसको मैं लिखूंगा कितना, I2 प्लस IG। ठीक है बात। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे उधर से I1 तो इधर आ गया, थोड़ा सा इधर से क्यों नहीं बताइए। देखो एक बात सीखना ध्यान से कि ये I2 है ना, I2 इधर आने के बाद ऊपर नहीं जाएगा क्या, तो I2 का थोड़ा सा उधर भेज लो ऊपर, या I1 का भेज लो। कैसे बताता हूँ, देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि करंट हमेशा जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब B और D में तीन कंडीशन ही है कि या तो B और D के पोटेंशियल सेम होंगे, या B का पोटेंशियल ज्यादा होगा, या D का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अभी मैंने जो कंडीशन ली है उस हिसाब से B का ज्यादा है, तो B तो करंट नीचे आया है, अगर मैं D का ज्यादा मान लेता तो करंट यहां से ऊपर जाता। तो ध्यान रखना करंट जो है वो या तो ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। करंट या तो ऊपर से नीचे आएगा या करंट नीचे से ऊपर जाएगा, एक ही काम होगा। ये नहीं वहां का भी आया यहां का भी आया टकरा गए, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो करंट ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे। मैं ऊपर वाला हाई मान लिया, एक ही होगा, ध्यान रखना। ठीक, तो वापस बताता हूं क्या हुआ। देखो
वहां से चला I और I चला इधर आके क्या I डिवाइड हुआ किसमें I1 में और I2 में। I1 गया ऊपर, I2 गया नीचे, I1 वहां जाके I1 में से Ig इधर आ गया, Ig मतलब गैल्वेनोमीटर करंट इधर आ गया, और उधर गया I3 और वो I3 कितना होगा I1 माइनस Ig। ठीक, और ये Ig इधर आया, उधर से I2 आया और I2 और Ig मिल गए और क्या बन गया I4। किससे लिख रहा हूं I2 प्लस Ig। और ये जब सब इधर आएंगे तो सबको मिला के देख लो, ये वापिस से क्या बन जाएगा ऐड करके देख लो I1 माइनस Ig, I2 प्लस Ig दोनों मिलेंगे तो Ig से Ig कटेगा और I1 प्लस I2 बनेगा। और देख लो I1 प्लस I2 क्या है I तो है, अरे I का मतलब ही तो है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 है प्लस I2 I। तो यानी ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी सिखाया था, कोई भी सेल जितना देता है ना उतना ही ले लेता है वो, उसने I दिया तो वो I ले लेगा। आ रही गाड़ी समझ में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सेल ने कितना दिया I, कितना लिया I। एक बार और तो ध्यान देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में इस सेल से I करंट निकल रहा है और I करंट निकलने के बाद जैसे ये करंट पॉइंट A पे पहुंचता है तो इस पॉइंट A पे आने के बाद इस करंट का बंटवारा हो जाता है। कुछ करंट I1 वहां जाता है, कुछ करंट I2 यहां जाता है। ठीक है बात, I1 वहां जाने के बाद I1 में से Ig इधर आता है तो बचा हुआ इधर आता है I1 माइनस Ig, जिसको मिक्सर जो है वो I3 से डिनोट करते हैं। ठीक, इस वाले को I2 था, उधर से Ig आया, उधर से I2 आया, दोनों मिलकर बना लेते हैं I4 I2 प्लस Ig, और ये सब मिलकर बना लेगा I। ठीक, ये डायग्राम कहानी खत्म। हम कर क्या रहे हैं, हम B अपॉन Q इक्वल R अपॉन S प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, देखो आगे। अब बेटा यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे अपन अकॉर्डिंग टू सर्किट, क्या अकॉर्डिंग टू फिगर लिख दो चाहे, अकॉर्डिंग टू फिगर को हिंदी भाषा में कहते हैं चित्रानुसार। ठीक, अब अपन लिखते हैं बैलेंसिंग कंडीशन यानी कि संतुलन अवस्था में, किसमें बैलेंसिंग कंडीशन यानी संतुलन अवस्था में, किसमें समझना, इन बैलेंसिंग कंडीशन, इन बैलेंसिंग कंडीशन यानी कि संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था में क्या आएगी स्थिति बेटा, Ig बराबर आएगा कितना 0। आपको बताया था मैंने, बैलेंसिंग मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई जब सीधी रहती है तो इसको बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं, और सीधी कब रहती है जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता है, मतलब Ig की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। ठीक, अब आप एक चीज देखना, Ig की वैल्यू 0 करोगे तो बिकॉज I3 कितना है, I3 कितना है बोलो, I3 है I1 माइनस Ig, तो Ig कर दो 0 और Ig कर दोगे 0 तो क्या बनेगा, तो बनेगा I3 इक्वल टू I1 माइनस 0, I3 किसके इक्वल बन जाएगा I1 की। ठीक, इसी तरह से I4 किसके इक्वल है I2 प्लस Ig के, Ig कर दो 0 तो Ig कर दोगे 0 तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा I4 इज इक्वल्स टू I2 प्लस 0 यानी I2 के इक्वल। कोई डाउट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, अब एक चीज मैंने बताया था कि जब गैल्वेनोमीटर में बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो कोई करंट नहीं आता है, और कोई करंट नहीं आता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है मतलब B का पोटेंशियल D के इक्वल होता है। अरे भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस G गैल्वेनोमीटर की लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस 0 कब होगा, जब B का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब B का पोटेंशियल D के इक्वल है। ये सब कब है, ये सब कब है, ये सब तब है जब किसकी बात कर रहे हो आप, बैलेंसिंग कंडीशन Ig इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो। ठीक, और इस तरह पहुंचेंगे जब P अपॉन Q आज तक पहुंच जाएंगे, मतलब किस तरह से देखना। अब आप एक बात समझना और मुझे बताना सोच के कि
गर्मी हो गई। खैर अब तो एसी चला रखा है हमने क्लास में, लेकिन फिर भी बस नहीं आ रहा। देखो एक बात तो बताई थी मैंने आपको कि B का पोटेंशियल किसके इक्वल है, D के। B का पोटेंशियल किसके इक्वल है, D के। बात पता है इतनी, ठीक। और अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि जैसे मान लो, बताओ अगर B का पोटेंशियल हुआ 5 वोल्ट, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो B का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो D का कितना होगा, B का 5 तो कितना होगा, D का भी 5 ही होगा। समझने क्या बात है, D का भी कितना होगा, 5 होगा। आ रही बात समझ में? ये मैंने फ्रंट कैमरा चला रखा है, इसमें उल्टा तो नहीं आ रहा, शाबाश, सब कुछ उल्टा आ रहा है, गजब। हाँ तो स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट अपना आगे का प्रोग्राम। व्हीटस्टोन ब्रिज चलाया था अपन ने, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन देखते हैं किस तरह से आगे खेलना है अपने को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में खेल किस तरह चल रहा है, पहले तो अपने को डायग्राम बताना चाहिए कि अपन डायग्राम जो है वो डायग्राम किस तरह बनाएंगे। तो डायग्राम अपन किस तरह बनाएंगे, कंडीशन जो है इस तरह से है कि पहले तो मैंने बताया था, पहले तो काइट जैसी स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी, पहले काइट जैसी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से काइट जैसी स्ट्रक्चर बनानी है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये बन गई काइट जैसी स्ट्रक्चर, ठीक। और अब इसमें लगा देंगे अपन 4 रेजिस्टेंस। जैसे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा यहाँ पर, ये पहला रेजिस्टेंस, ठीक, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये चौथा रेजिस्टेंस, ठीक है बात। अब इसमें इनके नाम थे, इसका नाम था P, इसका नाम था Q, ये R और ये S। बीच में लगता है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ लगती है एक की, और यहाँ पे लगेगा इस तरह से क्या, एक सेल या बैटरी लगा दी, देखो ये बैटरी लगा दी, और एक और की लगा दी, और ये ऐसे इसको सेट कर दिया, ठीक। अब इनके नाम लिख देता हूं मैं, इनके नाम क्या क्या थे, A, B, C और D, और इसका नाम था K1, इसका नाम था K2, ठीक। ये प्लस और ये माइनस, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, कि बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो ऐसे बिल्कुल सीधी होती है, कि अगर करंट जा रहा है उधर तो सुई जाएगी उधर, करंट जा रहा है उधर तो सुई जाएगी उधर, यही तो बात होती है। और अगर करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो सुई जाएगी बिल्कुल सीधी बीच में, और इसी को अपन कहते हैं कौन सी कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक। तो बैलेंसिंग कंडीशन का प्रूफ था P/Q इक्वल टू R/S, और अब उसी की बात करते हैं किस तरह से आएगा प्रूफ वो। तो वो प्रूफ किस तरह से आएगा, कैसे सीखना है। देखो आप तो पहले बताओ कि अभी ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो कि क्या इस डायग्राम में ये जो सुई है वो हिलेगी, क्या क्या डायग्राम में वो सुई हिलेगी, किधर हिलेगी, उधर हिलेगी कि उधर हिलेगी कि बीच में रहेगी। सोचो और सोच के बताओ कि सुई कैसे रहेगी। तो सुई रहेगी कैसे, बिल्कुल सीधी बीच में। क्यों, अरे क्योंकि बताया ना मैंने कि देखो K1 K2 ये दोनों की तो क्या है, दोनों की ओपन है, और दोनों की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो इसकी सुई नहीं हिलेगी, करंट आएगा तो हिलेगी, कुछ करंट होगा तभी तो हिलेगी, करंट ही नहीं होगा तो कहां से हिलेगा इसका सुई। तो मैंने क्या किया, पहले K1 की को प्रेस किया, क्या किया मैंने, इस K1 की को प्रेस किया, ठीक। और इस K1 की को प्रेस किया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा,
और इस बैटरी ने करंट दिया और मान लो इसके प्लस से करंट निकला कितना आई, तो आई करंट निकला, ये आई चला, ये आई चला और इस ए पे आई पहुंच गया। ठीक, अब इस जैसे आई इस ए पे पहुंचेगा तो ये आई डिवाइड होगा और आई डिवाइड होगा तो वो कुछ ऊपर जाए कुछ नीचे जाएगा। तो मान लो ऊपर गया, मैं मान लो ऊपर जाने वाले को लिखा मैंने किससे I1 से और नीचे जाने वाले को मैंने किससे लिखा I2 से। ठीक, अब ये I1 जाएगा वहां जाएगा, I2 जाएगा यहाँ जाएगा। अब देखो, अब बताओ ये सुई हिलेगी क्या? अब भी ये सुई नहीं हिलेगी, ये सुई अभी भी ये सुई नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? क्योंकि देखो ये की ओपन है ना, तो करंट वहां का उधर आ जाएगा, यहाँ का इधर चल जाएगा, इसमें आएगा नहीं करंट, तो इसकी को बंद करना पड़ेगा। तो K2 को भी क्या किया अपन ने, बंद किया, K2 को भी प्रेस किया। ठीक, अब करंट इधर आएगा। ठीक, तो कैसे क्या किधर आएगा देखो बताता हूं। अब देखो करंट जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि करंट I1 वाला करंट जो है, कौन सा करंट बेटा, I1 वाला B पे पहुंचा और B पे पहुंच के वो डिवाइड होगा। ठीक, तो कुछ चला गया नीचे और कुछ चला गया उधर। I1 वाला करंट B पे पहुंच के डिवाइड होगा, किधर आएगा, नीचे, और कुछ जाएगा उधर। और नीचे आने वाले करंट को मैंने लिखा मान लो किससे, IG से। नीचे आने वाले करंट को मैंने किससे लिखा बेटा, IG से। ठीक, IG क्या है, IG है गैलोमीटर का करंट। और अब ये IG जो है गैलोमीटर का करंट है और ये नीचे आएगा और इधर से I2 आएगा। इधर से कौन आएगा, I2, इधर से कौन आएगा, IG, और I2 और IG दोनों आपस में मिल जाएंगे और दोनों मिल जाएंगे तो नया जो बनेगा उसको लिख रहा हूं, मान लो वो कितना बनेगा, वो जितना ही बनेगा। एक बात सीखना, जिस तरह I1 से करंट यहाँ आया ना, इस तरह ये मत सोच लेना कि करंट यहाँ से भी वहां जाएगा, करंट वहां से यहाँ आएगा, करंट यहाँ से वहां। अरे करंट के फ्लो होने का कारण होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो अब इसमें एक बात समझना आप, B और D में से या तो D उच्च विभव पे होगा या D उच्च विभव पे होगा या दोनों समान विभव पे होंगे। अगर दोनों समान विभव पे हुए तो धारा प्रवाहित होने से नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब D उच्च विभव पे होगा तो धारा B से D प्रवाहित होगी और अगर D उच्च पे हो तो धारा D से B। तो ध्यान रखना धारा की दिशा एक ही रहनी है। ठीक, तो अभी मैंने क्या माना है बताओ, अभी जो मैंने चित्र बनाया इस हिसाब से मैंने क्या माना है, कौन सा उच्च विभव पे है हमारा B, नहीं तो मैं B पे से धारा प्रवाहित नीचे तरफ, तो अपना क्या B उच्च विभव। तो B से धारा कितनी आई IG और इधर से कौन आई I2 और I2 से मिले। एक बात और देखना, I1 यहां से निकला और I1 में से IG गया नीचे, तो अब जो बचा I1 में से IG गया नीचे, अब जो बचा वो उधर जाएगा और उसको मैं लिख रहा हूं बेटा किससे, I3 से। किसे लिख रहा हूं, I3 किसके इक्वल, I3 इक्वल होगा I1 माइनस IG। बोलो भाई क्या होगा, I3 किसके इक्वल होगा I1 माइनस IG। ठीक, और ये IG आया, ये I1 आया और अब क्या होगा, हाँ ये I2 और IG मिलके जो बना उसको मैं लिख रहा हूं I4 और ये किसके इक्वल होगा I2 प्लस IG। ठीक, तो ये दोनों आएंगे और ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, आपको सोचते दोनों मिलेंगे तो बनेगा I3 प्लस I4 बनेगा, यानी कि ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा I3 से IG कट जाएगा, बनेगा I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्या है, देखो I बना था I1 प्लस I2 में, तो ये दोनों I टूट के बना I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 क्या बनेगा I, तो यहाँ से बनेगा I। और वैसे भी मैंने आपको सिखा रखा है कि कोई भी सेल जितना देता है ना, कोई भी सेल या बैटरी जितना देता है उतना ले लेता है, कोई भी सेल या बैटरी जितना देता है उतना वो ले लेता है। इस सेल या बैटरी ने I दिया तो I ये वापस भी ले लेगा। तो ध्यान रखना, वापस बता देता हूँ, यहाँ से I करंट चला, I बढ़ गया, I1 I2 बन गए, I1 में से IG इधर आया, इधर गया I1 माइनस IG, I3 लिख दिया, IG आया, I2 आया, दोनों मिल गए तो बन गया I4। किसको लिख दिया मैंने I2 प्लस IG, ये आया और सब मिल के बन गया I। ये बन गया I, देखो मिला के देख लो I बनेगा, जितना देता है उतना ले लेता है।
रूल है नेचर का और सेल का, जितना देता है उतना ले लेता है। ठीक, तो आई आ गया। ठीक, और देखते हैं, तो अपन इसको इस तरह लिखेंगे, आप लिख देना पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्रानुसार। ठीक, और फिर डायग्राम बन जाएगा। ये मैंने समझाई थी आपको दो बार उल्टे और सीधे हाथ से। ठीक, अब आप देखना, हम सीख रहे हैं बैलेंसिंग कंडीशन। तो हम देखते हैं, ये मार्कर चलता ही नहीं तो खराब हो गया, इसकी नोक खराब होगी, मार्कर की नोक खराब होगी। इन बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में, यानी कि बेटा इसको अपन बोलते हैं संतुलन अवस्था में। आपको पता है बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में अपने पास में इसमें से करंट फ्लो होना। मैं देखता हूं बेटा ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन, आप ध्यान देना। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, बैलेंसिंग कंडीशन में इसमें से, किसमें से, गैल्वेनोमीटर में से करंट का फ्लो नहीं होगा, आपको पता है। और गैल्वेनोमीटर में से करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब Ig की वैल्यू कितनी होगी, 0। बैलेंसिंग कंडीशन में Ig कितना होगा, 0। ठीक, और बेटा Ig 0 के इक्वल होगा, तो एक बात देखना आप कि I3 किसके इक्वल है, I1 माइनस Ig के। और अगर Ig 0 के इक्वल होगा तो बेटा I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 माइनस 0, यानी I3 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के। ठीक, और बेटा I4 किसके इक्वल है, I2 प्लस Ig के। Ig 0 हो जाएगा तो बेटा जी I4 किसके इक्वल हो जाएगा, I4 इक्वल हो जाएगा I2 प्लस 0, यानी I4 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 के। हम अब यहां से प्रूफ कर रहे हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S किस तरह से होता है। ठीक, इतनी गाड़ी समझ में आई। एक बात और पता होगा आपको सभी को एक बात और पता होगी कि बैलेंसिंग कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S को प्रूफ करना है। और आपको पता है कि इस गैल्वेनोमीटर पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभवांतर 0 है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, मतलब B का पोटेंशियल D के इक्वल है। अरे इसके में करंट नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि B का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, D के पोटेंशियल के, तभी तो करंट नहीं आएगा। आई बात समझ में, तभी तो सुई नहीं रहेगी, इसकी सीधी रहेगी सुई, बैलेंस कंडीशन रहेगी जब VB इक्वल VD हो। अरे समझ में, यानी कहने का मतलब है अगर मैंने मान लिया B का वोल्टेज है मान लो 5 वोल्ट, B का कितना मान लो 5 वोल्ट, तो D का कितना होगा, D का 5 वोल्ट होगा, D का 5 वोल्ट होगा। अरे अरे बस समझ में, हाँ, तभी तो इसका 0 होगा नीचे, दोनों पोटेंशियल से हो, पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे मान लो बेटा मैंने A का पोटेंशियल मान लिया 15 वोल्ट, A का मैंने कितना मान लिया 15 वोल्ट। अरे इस A का पोटेंशियल, A का विभव B से तो ज्यादा ही होगा, 5 से ज्यादा होगा। अरे A का विभव B से क्या होगा, ज्यादा। क्यों होगा ज्यादा B से, क्योंकि करंट जा रहा है A से B और करंट जाता है हमेशा हाई से लो, हाई से लो, तो A हाई होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए, 15 मान लिया। अब आप देखो कि अब आप देखो बेटा इस P के सिरों पर विभवांतर का मान, P के सिरों पर विभवांतर का मान R के सिरों पर विभवांतर के मान के बराबर होगा। P के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। कैसे देखो, P के अक्रॉस कितना होगा 15 माइनस 5 10। इसी तरह R के अक्रॉस देखो 15 माइनस 5 10, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इट मींस, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी कि VA माइनस VB किसके इक्वल होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज यानी VA माइनस VB। आई बात समझ में। और सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूं,
सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि जैसे मान लो इसका वोल्टेज बताओ, सी का बताओ, सी का वोल्टेज जो है वो 5 से कम हो जाता होगा तो करंट आ रहा है ऐसे, तो करंट ऐसे आ रहा है, करंट आता है हाई से लो तो वो 5 है तो वो हाई होगा, ये लो होगा तो ये मान लो कम है, ये मान लो 2 वोल्ट मान लो, एग्जांपल मान लो। तो देखो इसके अक्रॉस इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर बराबर होगा, सिरों कितना है 5 - 2 है 3 होगा, इसके भी 5 - 2 है 3 होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा VB - VC इक्वल होगा किसके, इसके अक्रॉस यानी VD - VC। ये जो मैंने स्थिति बताई एग्जांपल लेके बताई, इसको चाहे वीडियो को पीछे वापस समझ लो। अब मैं तरीका बता रहा हूँ बिना एग्जांपल वाला, अब मैं बता रहा हूँ क्या तरीका, बिना एग्जांपल वाला तरीका बता रहा हूँ मैं अब आपको। तो देखो आप बोर्ड में कि मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने लिखा है ना ये VA - VB इक्वल VA - VD, VD - VC इक्वल VD - VC, ऐसे लिखा है वो सिखाता हूँ। देखो ये बात थी VB इक्वल टू VD, ठीक, दोनों तरफ से VA में से माइनस कर दिया, बोथ साइड दोनों साइड VA में से माइनस कर दिया, तो काटो ना VA से VA कट जाएगा, अरे इससे VA से कट के वापस VA कट जाएगा, ऐसे ही देखो दोनों तरफ VC कर दिया माइनस, तो VC माइनस कर दिया, VC कट जाएगा कोई बच जाएगा, अरे एकदम वही बात है, एक बार VA माइनस एक बार VC माइनस कर दिया, ठीक। देखते हैं आगे, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है V ओम्स होता है, V इक्वल टू IR, तो VA - VB इसका है ना, VA - VB इक्वल होगा IR, इसमें I कितना है I1, I कितना है I1, R कितना है T, R कितना है T, रेजिस्टेंस P है ना, तो कितना नहीं हो जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे अपन, इसका वैल्यू कितना होगा I1 into P इक्वल टू VA - VD, VA - VD कितना होगा ये IR VD, तो I2 और I2 into इक्वेशन नंबर मान ली फर्स्ट, क्या मान ली इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1। इसी तरह इसका हाल देखो VB - VC किसके इक्वल होगा IR के, तो I कितना है, I है I3 और R कितना है Q, तो I3 into Q किसके इक्वल होगा, इसका VD - VC, इसका I इसका I कितना है I4, R कितना है S, तो I4 into S। एक बात देखो, बिकॉज अभी हमने सीखा है कि I3 तो किसके इक्वल है I1 के है, और I4 किसके इक्वल है I2 के है, तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो बन जाएगा I1 into Q किसके इक्वल I2 into S, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ तो बनेगा I1B अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S, तो क्या बन जाएगा P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S। ये प्रूफ हो गया। लाइन लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि मैं कैमरा देखो, लाइन लिख लो, लाइन लिख लोगे आप कि इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हिंदी में लिख लेना, इसे ही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था कहते हैं। फटाफट लिखो, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार उसमें जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। हमने क्या किया है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बना के हमने क्या किया है, आपको दिख रहा है कि कार्ड जैसी संरचना है और इसमें लिखा हुआ है P, Q, R और S। ठीक, इधर गया I1 से आया P, क्या है I2 का R, I3 Q और I4 S। यहाँ पे अपने पास I1 गया, I2 गया, I1 में से IG यहाँ गया तो वहाँ गया I1 में से IG, उसको लिख दिया I3 से, इधर गया I4, इधर गया I4 कैसे बना, वहाँ से I2, वहाँ से IG तो बन गया I2 प्लस IG यानी I4। अरे सारी बात डायग्राम बना लेंगे। ठीक, आज सेल में आई ले लिया, फिर अपन ने क्या किया, बैलेंस कंडीशन प्रूफ करनी है तो अपन ने कर दिया, बैलेंस में IG 0 होता है अपन ने पढ़ लिया था, यानी कि I3 इक्वल होना चाहिए I1 माइनस 0, तो I1 माइनस 0 कितना होता है I1, I3 इक्वल I1 जाएगा। इसी तरह से बिकॉज़ I4 कितना I2 प्लस IG, I0 को करो तो I2 कितना हो जाएगा I2 के। ठीक,
इसके बाद ये है कि हमें पता है गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के स्लोप पर विभवांतर 0 होना चाहिए, यानी कि B का पोटेंशियल D के पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, यानी कि B का वोल्टेज D के वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब हमने क्या किया, एक बार दोनों में से VA माइनस कर दिया, एक बार दोनों में से VB माइनस कर दिया, VC माइनस, एक बार VA माइनस किया, एक बार VC माइनस किया, तो बना VA माइनस VB इक्वल VA माइनस VD बन गया, VC माइनस VC बन गया इतना। इसकी वैल्यू होती है IR, सबका IR दे होता है VA माइनस VB, V माइनस VB इसका IR, तो इसका I1 इसका P, इसी तरह सबका लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी और सोल्व किया, P अपॉन Q रेफरेंस आ गया। ठीक, तो ये कर लेना एक तो, ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूं मैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायग्राम दे रखा है आपको 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 60 ओम, ये बैटरी लगा दी, ये की लगा दी, इस तरह लगा दी। ठीक, अब ये कह रहा है A, ये कह रहा है B, और लगा दी बीच में इसने एमीटर, लगा दी बीच में इसने एमीटर। तो ये कह रहा है निम्न चित्र में एमीटर में पाठ्यांक ज्ञात करो, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर इन गिवन फिगर। डायग्राम दे रखा है, आपको निकालना है एमीटर में पाठ्यांक, एमीटर रीडिंग कैसे निकालेंगे समझना, ध्यान देना। सिंपल सा सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देखना ऊपर का अपॉन नीचे का, ऊपर का अपॉन नीचे का, बिकॉज 20 अपॉन 40 देख लो 30 अपॉन 60 के इक्वल होता है, यानी बेटा यहाँ पे P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसलिए एमीटर का जो पाठ्यांक है, तो एमीटर की रीडिंग जो कितनी आएगी 0। लिख देना एमीटर का पाठ्यांक 0 होगा क्योंकि असीतोलन अवस्था है। लिख देना एमीटर रीडिंग विल बी 0 बिकॉज़ इट इज बैलेंसिंग कंडीशन। कितना करो जो कि मैं कर दिया बहुत ज्यादा, बाकी पढ़ाऊंगा बाद में, जो पढ़ाया पढ़ लेना, फिर आगे पढ़ेंगे बाद में।